पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? देखो, हम कहते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है ना? इसने पूछा है कि कहाँ है। घग्गर नदी क्या मतलब है? कच्छ नहीं। अब बचा बोलन नदी और पश्चिमी बलूचिस्तान। तो ये कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। एक बार सोचना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन यार कैसे पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कथन ए है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। सही बात है। कारण है इसका, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं। कुछ ऐसी मुद्राएं मिलती हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का इनके यहाँ आवागमन था। तो कथन ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, सही कर दिया। अब की बार तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक थी। रिवीजन हो रहा है प्रॉपर। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है ना? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? धौलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। धौलावीरा समानांतर चतुर्भुज में था और लोथल आयताकार था। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की लीकें बनी है। सही बात है। और ये प्राक हड़प्पा काल का है। ये खेत किस काल का है? तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है ना? सूचना पट, नोटिस बोर्ड, जो दुनिया में सबसे प्राचीन है। ये लकड़ी पे लगा हुआ था और किस पे? जिप्सम का है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख है। इस पे 26 चिन्ह है। कठ उपनिषद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेपर थोड़ा इजी था क्या अब की बार, या फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है? तो कठ उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। ऐत्रेय और कौशितक की उपनिषद तो ऋग्वेद के हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न चुकाए गए ऋण के बदले में दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। ये गलत बात है भाई। ऋण नहीं चुकाने के बदले में व्यक्ति को दास बना लिया जाता था। यह प्रथा बुद्ध काल में थी। यह प्रथा कब थी? बुद्ध काल में इसका प्रचलन था। वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत न तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था, न ही पुनर्विवाह का अधिकार था। गलत। इस काल में महिलाओं को पुनर्विवाह का भी अधिकार था, नियोग का भी अधिकार था। स्त्रियों की सबसे बेहतरीन स्थिति अगर कहीं थी तो ये स्टेटमेंट है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट है दोनों। ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। गलत बात है। राजा द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का हमको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। अथर्ववेद में वस्त्रों तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। ये सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? जो विभाषा सूत्र है ना, वो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति में वसुमित्र की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। कनिष्क ने कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित करवाई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उन्होंने ही त्रिपिटक साहित्य पर टीका लिखी थी, महाविभाष सूत्र।
तो अशोक के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्य के नेतृत्व में तैयार की गई। मोगलीपुत्र तिस्य ने तो अभिधम्म पिटक का अंतिम ग्रंथ लिखा था, कथा वस्तु, तो ये गलत है। और वत्सगामनी श्रीलंका का राजा वो है ना। और मिलिंद के संरक्षण में नागसेन, ये मिलिंद पन्नो है। सही स्टेटमेंट कौन सा है? कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में तैयार की गई थी। किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप किया? पूर्ण कश्यप नहीं। अजित केशकम्बली भौतिकवादी है। पुकुद कच्चायन नहीं। मखलीपुत्र गोसाल। कौन से गोसाल हैं? मखलीपुत्र गोसाल। कहते हैं महावीर के साथ इनकी भेंट नालंदा में हुई थी और नालंदा में ये महावीर का शिष्य बन गया था। फिर दोनों ने मिलकर 7 वर्ष तक तपस्या की। दोनों में मतभेद हो गए। जैन ग्रंथों में दोनों के बीच हिंसक संघर्ष का उल्लेख मिलता है और मखलीपुत्र गोसाल ने फिर अपना अलग संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय, नियतिवादी। नियतिवादी, ठीक है। एक दंडिन और हत्तापलेखन। प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दिखाया जाता है? बुद्ध को। महात्मा बुद्ध एक रिक्त सिंहासन के रूप में दिखाए जाते हैं। सही कर दिया? क्या बात है यार, तुम बहुत होशियार हो गए बच्चे। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? अथर्ववेद में। कुल का उल्लेख कहां मिलता है हमको? अथर्ववेद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। महाकाव्य महाभारत में हरिवंश नाम का एक परिशिष्ट है। सही बात है। मार्केंड पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है तथा वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि तथा सूर्य आदि का वर्णन करता है। तुमने वो बुद्ध वाला क्वेश्चन कैसे कर दिया? तुक्के से आता था? तुक्का कई बार ठीक लग जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही है भाई। महाकाव्य महाभारत में हरिवंश परिशिष्ट है और मार्केंड पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। सही कर दिया। पांचरात्र पद्धति निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? 5 वृष्णिवीर, पांचरात्र धर्म, भागवत धर्म। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिपलव आख्यान क्या है? ग्रामीण वरिष्ठों द्वारा तैयार न्यायिक सभाओं में दिए गए अधिमत, गलत। वैवाहिक समारोह में पुजारी द्वारा किया गया सेस्वर पाठ, गलत। राजा द्वारा अपनी प्रजा के प्रति किए जाने वाले आचरण के लिए निर्धारित व्यवस्था तथा विनिमय, गलत। बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के सेस्वर पाठ क्या है? अब ये तो आंसर तो क्या है, अपन कहीं से भी पता लगा सकते हैं। ये क्यों है? आख्यान ब्राह्मण ग्रंथों का हिस्सा है। किसको क्या मिला, यज्ञ की विधि और यज्ञ करने से किसे क्या मिला, ये ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है और इसको कहानियों के माध्यम से, आख्यान कहानियां, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में है। जैसे सुनसेप की कथा, ध्यान है ना? तो आख्यान कहां है? ब्राह्मण ग्रंथों में है। यज्ञ करने से किसे क्या मिला, यह कहानियों के माध्यम से बताया गया है। तो बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के सेस्वर पाठ है। बलि यज्ञ में दी जाती है ना, एक बात। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ के दौरान, तो सबसे पहली बात, आख्यान कथाओं का पहला उल्लेख कहां है? तो अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा भ्रमण के लिए, अश्व भ्रमण के लिए जब छोड़ा जाता है, तो उस समय जब घोड़ा भ्रमण के लिए, अश्व भ्रमण के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आख्यानों की एक श्रृंखला चलती है 10 दिन के लिए।
और उस आख्यान की श्रृंखला को पारीपल्लव आख्यान कहते हैं। तो यहां से ये वर्ड उठा लिया इन्होंने। तो पारीपल्लव, जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान अश्व को घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद 10 दिनों के लिए एक आख्यान श्रृंखला, जो वर्तमान में जो स्टोरी टेलर होते हैं ना, वो कहानियों की पूरी एक सीरीज चलती है, कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए, उसे बोलते हैं पारीपल्लव आख्यान। तो नई बात पता चली। आख्यान का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ हमको कहानियों के माध्यम से बताते हैं कि यज्ञ करने पर किसे क्या क्या मिला। ऐसे ही जैसे सुनसेप आख्यान है, दूसरा पारीपल्लव आख्यान है। तो कर दिया होगा पीछे वाला तुमने? नहीं किया? क्यों? तुक्का नहीं लगा? तुक्का नहीं लगा? लगाया ही नहीं, छोड़ दिया? तो राजेश जी क्या किया तुमने? यही किया है? क्या बात है, देखा? कैसे पता तुझे? विचार, ये हुई ना बात यार, कब से मैं सोच रहा था विचार। बस मनुष्य विचार ही तो नहीं करता है। ठीक है। तो विचार करके आए अपन। क्या? लेट क्यों आए अपन? अच्छा, मैं जल्दी आ गया, तुम लेट नहीं आए। ये हुई ना बात। तो ये भी कर दिया होगा तुमने। उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? कौन था? बोलो। कैसे? ये कैसे किया तुमने मुदगल? और एक साथ कैसे बोले इतने सारे? तुम बताओ, ये बच्चे बेगा, तुम बताओ क्या किया इसमें? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, एक ही है। देखा? क्यों तुमने एक क्यों किया? ये बेवकूफ है बाकी सब लोग। अच्छा, पहले ये बताओ, पांचाल कबीले में 5 कौन कौन से थे? हाँ। जब वो अलेक्जेंडर आया होगा, है ना, तब मालो वहां लेट पहुंचे, तो अलेक्जेंडर ने कहा होगा कि तुम इतनी लेट कैसे आए हो, मैं कब से यहाँ युद्ध भूमि में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर मालवों ने कहा होगा जल्दी आ गया तू, अब तैयार होने में, लड़ने में, अब हमको इतना तो टाइम लगता है ना, लोगों को बुलावा देना पड़ा होगा, मारू ढोल बजाना पड़ा होगा, सब लोग अपने अपने। आरसी मजूमदार ने अपनी किताब में पांचालों के 5 कबीलों की लिस्ट दे रखी है। किरीबी, तुर्वस, संजय, केसिन, सोमक। मिल गए 5 कबीले। पांचालों के 5 कबीले कौन से हैं? क्रीवी, तुर्वस, संजय, केसिन और सोमक। एक बात है। दूसरी बात, पुराणों में कहा गया है कि मारुत वंश के बाद, तुम यार स्लो लिखते हो, पुराणों में कहा गया है कि मारुत वंश के बाद तुर्वस वंश, लिख नहीं, सुनना है। पुराणों में कहा गया है कि मारुत वंश के बाद तुर्वस वंश पौरव वंश में विलीन हो गया। मारुत वंश के बाद तुर्वस वंश किसमें? पौरव वंश में विलीन हो गया। ठीक है। तुर्वस वंश पौरव वंश में विलीन हो गया।
ये नहीं चलेगा। पांचाल लोग पौरवों के ही वंशज थे। पांचाल लोग पौरवों के ही वंशज थे। पांचाल लोग पौरवों के ही वंशज थे। पांचाल लोग किसके वंशज हैं? पौरवों के ही। पौरव किसके वंशज हैं? पुरु के। कम से कम तुमको करना था तो तुर्वस करना था कि पांचालों के 5 कबीलों में एक लिखा है इसमें तुर्वस। तो कभी लगाते तो कहां लगाते? और वैसे अंधेरे में तीर लगा दो कहीं भी लग जाएगा, तो क्या है, कहीं तो तीर चला दिया हमने, अब कहीं तो जाके लगेगा ही लगेगा। तो पता चल गया। खुश हो रही है कि अच्छा। आगे चलें। अब 2 बातें पता चली। एक तो 5 सालों के 5 कबीले पता चल गए अब, है ना। और दूसरा कि ये पूर्वों के वंशज कैसे हैं, कहाँ लिखा हुआ है। यमुना नदी के तट पे कौन सा प्राचीन महाजनपद था? देखो, अंग तो बिहार में है, गंगा नदी होएगी। मत्स्य बाण गंगा नदी के किनारे है। विराट अवंती छिप्रा नदी के किनारे है। वत्स कौशाम्बी। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है कि महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन कर रहा था? चंड महासेन प्रदोत। महासेन चंड प्रदोत। प्रदोत वंश। हर्यक वंश तो बिंबिसार का था मगध में। पौरव वंश पूर्वों का, है ना। और इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु कहलाते थे। बेस नगर के स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में एक हिंद यूनानी इंडो ग्रीक राजा के राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक के भक्त के रूप में हुआ है? वासुदेव। तक्षशिला के राजा एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोरस विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में आया और यहां उसने भागवत धर्म ग्रहण, और इस खुशी में उसने बेस नगर स्तंभ अंकित करवा दिया। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति में आलवार विष्णु चित्त का जीवन व्रत, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन तथा उनकी दत्तक पुत्री गोंदा और भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृतांत मिलता है? गोंदा। गोंदा यानी अंडाल। गोंदा कौन है? अंडाल। पांडुरंग महामात्र लिखा तेनालीराम ने। पांडुरंग महामात्र किसने लिखा? तेनालीराम ने। और इसकी जो कथा है, और दूसरा है राघव पांड्य, वो लिखा पिंगली सूरन ने। पिंगली सूरन ने। और सौरोचित संभव या मनुचरित। सौरोचित संभव या मनुचरित, ये लिखा अल्लासिन पैदन ने। अल्लासिन पैदन ने। देखो नाम में लिखा हुआ है मनुचरित, मनु का चरित्र है। तो मार्केंड पुराण से इसकी कथा ली गई है कि एक ब्राह्मण था प्रवर और एक अप्सरा थी वररुचि। उन दोनों की प्रेम कहानी है। तो उनके प्रेम से संतान उत्पन्न हुई द्वितीय मनु। मनु चरित्र या सौरोचित संभव। सौरोचित संभव। अब जो विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय, उसके ही तो दरबारी हैं सारे अष्टदिग्गज। तो कृष्णदेवराय ने एक तो वो लिखा जाम्बवती कल्याणम, और दूसरा लिखा अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद, मोतियों की माला, जिसका दूसरा नाम है विष्णु चित्ती है। जिसका दूसरा नाम क्या है? विष्णु चित्ती है।
तो ये जो क्वेश्चन है वो कहानी यहाँ है। आरपीएससी को ये कृष्णदेवराय से बहुत लगाव है। इससे रिलेटेड तो अगर सिलेबस में मौजूद है ये तो फिक्स है, इसको पूछना ही पूछना है। तो ये तो तुक्का लगा दिया होगा तुमने, डायरेक्ट पता था तुमको? नहीं पता? प्राचीन भारत के संदर्भ में कारसापण क्या है? कारसापण पर्णधरण क्या है? चांदी के सिक्के। मुझे लगा तुम सेल खड़ी की मोहर कर दोगे। नहीं। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो। अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है। क्या नाम है? वर्धन है, ये वर्धन, अशोक वर्धन है। परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी भी प्रयोग नहीं किया। परंतु अपने अभिलेखों में उसने कभी भी अपने व्यक्तिगत नाम का प्रयोग, गुजरा, मास्की, नेट्टूर, उड़ेगोलम, इनमें सम्राट अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो गलत हो गया ना? आधा सेशन तो सही है, आधी बात तो सही है। भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है प्राचीन क्षत्रप रुद्रदामन का है। गलत बात। गुजरा, मास्की, नेट्टूर और उड़ेगोलम है जो सम्राट अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत। सही है नहीं तो? हाँ। सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों का कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम क्या है? जिले में 3 अधिकारी थे, है ना? प्रादेशिक, है ना, राजूक और युक्त। युक्त था लेखपाल। युक्त कौन था? लेखपाल, है ना। तहसील में था राजूक, न्यायिक अधिकारी। तहसील में। और इससे ऊपर था, बता रखा है ना, ये पहले नंबर पे था, ये, और ये तीसरे नंबर पे था। महामात्रक जो था वो केंद्रीय स्तर पे था, इन सबसे ऊपर था। अब देख लो ये क्या पूछ रहा है। राजूक, प्रादेशिक और युक्त, राजूक, प्रादेशिक और महामात्र, 3 आएंगे ना। सबसे नीचे राजू, अरे इसमें वो तो है नहीं ना युक्त, तो युक्त से ऊपर कौन है? राजूक। राजूक से ऊपर कौन है? प्रादेशिक। इन सब से ऊपर कौन है? महामात्र। तो राजूक, प्रादेशिक और क्या पूछ रहा है? अच्छा, कनिष्ठ से पूछ रहा है। ऐसे उल्टा हो गया ये ना, पहले होना चाहिए था राजूक, फिर प्रादेशिक और फिर महामात्र, ऐसे। तो पहले राजूक कहाँ है? इधर नहीं है। प्रादेशिक, ये तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन ही। पहले राजूक आना चाहिए था ना, राजूक, फिर आना चाहिए था प्रादेशिक, और फिर आना चाहिए था महामात्र। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए था ये, है ना। महामात्र तो है लेकिन यहाँ, तो तुम सही लिख लो ना, एक करेक्शन करके सही कर दो उसको। ये क्रम लिख दो ना पूरा, युक्त, राजूक, प्रादेशिक और उससे ऊपर। मैं भी किनसे उम्मीद करता हूँ। युक्त यानी लेखपाल, इससे ऊपर राजूक, इससे ऊपर प्रादेशिक, और इससे ऊपर महामात्र। अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण, राजकीय गुड़सालों का नियंत्रण, राजा के अंगरक्षकों को वेतन का भुगतान, मार्गों की सुरक्षा और उनका रख रखाव, है ना।
तो अर्थशास्त्र में अंतपाल को बताया गया है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। क्या बताया गया है? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो यहां ऑप्शन होएगा मार्गों की सुरक्षा और उनका रखरखाव। बाण वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय है औषधि ग्रंथ, और लीलावती है गणित की किताब। मैथ हो जाएगा इससे। ए में 4 है और सी में 3 है। बी ये तो कर दिया होगा। धौली स्थित हाथी मौर्य काल का है। गजोत्तम क्या लिखा हुआ है? और कारले का स्तूप सातवानों का है। और सांची स्तूप के प्रवेश द्वार, सांची स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ ना सुंग काल में, तो 2, 1 और 3 सही कर दिया। बढ़िया। औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में था? कनिष्क प्रथम के दरबारी थे चरक। नागार्जुन को भी उसका दरबारी बताया जाता है। अब नागार्जुन कनिष्क के समय था, हाल के समय था भगवान हिमालय का। ठीक है, क्योंकि उसने श्री पर्वत पर नागार्जुन के लिए गुफा बनवाई थी, विहार, जिससे श्री पर्वत हमेशा के लिए क्या हो गया? नागार्जुन ही कोंडा हो गया। तो कनिष्क का दरबारी चरक है, कनिष्क का दरबारी अश्वघोष है, कनिष्क का दरबारी नागार्जुन है, कनिष्क का दरबारी वो है सेनापति लाल, और कनिष्क के 2 हैं खरपलान और छत्रप उसके। सातवान शासकों द्वारा सिक्के डालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख धातु स्वर्ण थी, सीसा थी। चांदी, तांबा और सीसा के सिक्के चलाए उन्होंने, है ना। राज राजा चोल के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग में खड़े हुए राजा तथा पृष्ठभाग में बैठे हुए राजा की आकृति मौजूद है। सही बात है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो। मंदिरों की संरचना से संबंधित टर्म्स दे रखी हैं, है ना, और ये कह रहे हैं कि इसमें तंजौर के राज राजेश्वर द्वारा बनाए गए मंदिर से संबंधित कौन सी संरचनाएं हैं। तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो बनेगा वो द्रविड़ शैली में बनेगा। किसमें बनेगा? द्रविड़ शैली में। और यहां आमलक, कुंभपंजर, विमान और उपपीठ, हमको पक्का पता है कि द्रविड़ शैली की विशेषता है क्या? विमान। तो 4 तो आएगा ही, तो पहला कट यही है। दूसरा हमको पक्का पता है नागर शैली की विशेषता है उल्टा कलश आमलक, हट गया। आमलक उल्टा कलश नागर शैली की विशेषता है। द्रविड़ शैली में थोड़ी होता है आमलक, द्रविड़ शैली में तो विमान होता है। हट गया एक, हटाओ देखें एक, ये हट गया, ये हट गया। कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं? इतना थोड़ी ध्यान रहेगा वहां एग्जाम में कि आमलक नागर शैली में है। अपना तो दिमाग खराब हो गया कि इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं क्या कोई। अभी से क्या किया तूने उसमें? 1 और 4 कर दिए। क्यों, तेरे को पता नहीं उल्टा कलश आमलक नागर शैली की विशेषता है? अभी कल परसों ही बनाया है उल्टा कलश। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अजंता चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? जातक कथाओं के हैं, सही बात है। इन चित्रों में कहीं न कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चित्र दर्शाए गए हैं। अरे अजंता की गुफा एक में नहीं है क्या? ईरानी राजदूत का स्वागत कर रहा है, खुसरो परवेज का चित्र बना दिया, उसकी रानी सरीन का चित्र बना दिया। गैर भारतीय है या ईरान भारत में ही था? गैर भारतीय है क्या?
दृश्यों को अलग अलग विन्यास में विभाजित नहीं किया गया। यह चित्र गुहा भित्तियों पर बिना कोई पूर्व उपचार किए बनाए गए थे। अरे भाई बहुत माथापोड़ी की है, दीवारों पे खूब नक्काशी है ना, तो पूर्व उपचार किए बिना बना दिए, उपचार करके बनाए हैं। फिर अब देख लो जो तुमने पढ़ रखा है उससे कितने आसान आसान क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर वो तो इसमें 70 सवाल बहुत इजी थे तो तुम वहां टूट पड़े बस। नहीं, वो लगभग सही कर दिए तुमने, और टॉपिक लगभग वही से है ना जिनमें पिछले पेपर में थे क्वेश्चन। अब वहां थोड़े से इजी पूछ लिए बस। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के काल से संबंधित अभिलेखों में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? कहां पे? पानी पियो पहले तुम, पी लेके हाथ, अब बताओ कहाँ? थर्ड वाला कौन सा? थर्ड वाला कौन था रे? थर्ड समुद्रगुप्त था क्या? तो रामगुप्त, तो बताओ। तुक्का तो लगा दिया तुमने, गुप्त है, तो बताओ कौन है गुप्त? क्या करिए ये? सोनक ऋषि ने लिखी थी। खाना खा के नहीं आई क्या? फिर जोर से क्यों नहीं बोल रही है? मैंने नहीं खाया, सुबह 7 बजे से बोल रहा हूँ। उत्तर गुप्त शासक है, उत्तर गुप्त शासक है सर्वनाथ। गुप्त काल नहीं, लेटर गुप्त, जिनको मगध के शासक कहते हैं, परिवर्ती गुप्त। आज तक इतिहासकार साबित नहीं कर पाए कि जो साम्राज्यवादी गुप्त थे वो यही हैं या कोई ऐसे थे जो पुछल्ले बल्लेबाज बैटिंग करने आ गए या कहीं से आके अपना नाम गुप्त रख लिया, क्योंकि सभी शासकों के अंत में गुप्त लगा हुआ है। तो उत्तर गुप्त काल में एक शासक हुआ सर्वनाथ। कौन हुआ? और सर्वनाथ का खो अभिलेख मिला है। देखो अब बोला है वो, हाँ। 2007 में यूपीएससी ने पूछा ये क्वेश्चन ऑप्शनल हिस्ट्री में, जो 2024 में ईएमआरएस में रिपीट हुआ। 15 साल बाद ध्यान आया उनको कि यार ये क्वेश्चन अभी वहां से सिंगल टाइम रिपीट है, खो अभिलेख। और ये गुप्त संवत 214 अंकित है। अब इसको ईस्वी निकालना है तो 319 ऐड कर दो, तो 534 कुछ आएगा। वही आएगा? नहीं वो नहीं आएगा। वो तीसरा गुप्त शासक कौन सा था? वो तो वर्गीकरण है उनका, उससे थोड़ी क्वेश्चन आया ये। पहले सबसे पहले कहां लिखा हुआ है? अरे वो तो वो बेसिक बात है कि पहले 8,000 से लोग थे, फिर 24,000 से लोग थे, फिर 1 लाख से लोग हो गए, 1 लाख से लोग हो गए तो ये सत सहस्त्र संहिता कहलाता है। ये बात सबसे पहले कहां लिखी हुई है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक थे? ये तो अपन बांचते हैं, कहते हैं अरे सत सहस्त्र संहिता। सबसे पहले कहीं लिखी हुई है तो कहां लिखी हुई है? अरे सर्वनाथ के खो अभिलेख में। और तारीख सहित याद रखना है, गुप्त संवत 214 ईस्वी बोल रहे हैं, 2014। फिर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित पदार्थों पर विचार करो: पाषाण, गज, पक्की मिट्टी, टेराकोटा। कौन सा उपयोग प्राचीन भारत की गांधार शैली के शिल्प निर्माण में हुआ? तीनों। गांधार की मूर्तियां किससे बनी? तीनों से बनी। गुप्त राजाओं तथा उनके परिवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या है? बेगार। बलपूर्वक जो बेगार करवाई जाती है वो क्या है? विष्टि। गुप्त काल के संदर्भ में उर्दंग क्या है?
चाहे उर्दंग हो, ऊपरी हो, भाग हो, भोग हो, ये सब क्या थे? भूमिकर। ये सब क्या थे? भूमिकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम दिखाता है? क्या बात है। रत्नावली किसने लिखी? कन्नौज के राजा हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का ये 3 नाटक लिखे। एक ये रहा। मालती माधव किसने लिखा? बहुभूति ने मालती माधव और उत्तर रामचरित और महावीर चरित। बहुभूति ने उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? अशुघोष कनिष्क के दरबारी, पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के दरबारी, पाणिनि गणानंद के समय, है ना, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में एक थे कालिदास। जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? यह है जिनसेन द्वितीय। कौन है ये? जिसने आदि पुराण, निशा को याद है, घर की बातें याद है इसे। आदि पुराण, महावीर पुराण, आदि पुराण ऋषभ देव जी पे, महावीर पुराण महावीर स्वामी पे, और बहुभूति पार्श्व अभ्युदय, यादव अभ्युदय लिख रहा हूं मैं, पार्श्व अभ्युदय। ये कालिदास के मेघदूत से प्रेरित है। बहुत फेमस है ये रचना। और किसके दरबार में था? सर्व अमोघ वर्ष नृप तुंग के दरबार में। तो एक तो जिनसेन सेकंड था, बाकी 2 के नाम और बता मीना। सर्व अमोघ वर्ष के दरबार में 2 और थे ना? क्या लिखा? गणित सार संग्रह। दूसरा था महावीराचार्य जिसने लिखा गणित सार संग्रह। तीसरा बता। शाकटायन जिसने लिखा अमोघ, अमोघ व्रति। तीसरा शाकटायन जिसने क्या लिखा? तो अमोघ वर्ष के दरबार में 3 बड़े विद्वान थे, जिनसेन द्वितीय, शाकटायन और महावीराचार्य। महावीराचार्य। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया? देखो टूट के पड़े तुरंत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित दंतीदुर्ग एक समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय का अधीन महासामंत था। सही बात है। नवसारी के युद्ध में चालुक्यों की ओर से लड़ा, अरबों को हराया। चोल वंश से संबंधित विजयालय एक समय में मदुरई के पांडे राजाओं का सामंत था। गलत बात है। उरेयूर का विजयालय पल्लव राजा अपराजित का सामंत था। पल्लव राजा अपराजित का सामंत था। सही बात है। याद है तुमको? वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मा ने की। कौन सा कथन सही है? चंदेल वंश की वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की, विंध्यसेन ने की, ठीक है ना। और विंध्याचल में थे इसलिए वो विंध्य शक्ति कहलाता था। उसी के नाम पर वाकाटक विंध्य शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की? चंदेल राजवंश की स्थापना की ननूक ने। हाँ, पता क्यों नहीं है? गलती है सामने वाले की, उसने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राग उषा काल में गायन योग्य माना जाता है?
ये हिंदी के मान लोग और बैठे हैं। रात्रि में गाए जाते हैं दरबारी और यमन। रात्रि के जो पहरे पहले पैर में गाया जाता है ना, वो है यमन। यमन। तो दरबारी और यमन कब गाए जाते हैं? रात्रि को। और जौनपुरी गाया जाता है ना, सुबह के आखिरी पैर में, यानी कि 12 बजे के आसपास। सुबह का आखिरी पहर, यानी कि ऐसे मान लो 9 से 12 के बीच में गाया जाता है। अब राग भैरवी, अर्ली इन द मॉर्निंग। कौन सा? राग भैरवी। और फिक्स जब मध्य रात्रि होती है उस समय गाया जाता है मालकोंस। मालकोंस। लोग कई बार अपनी किताबों का नाम मालकोस, कविता का नाम मालकोस। है ना। यमन रात्रि के पहले पैर में, और रात को ही दरबारी। कथन 1 और कारण आर है। इन वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन 1 है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। दूसरा है, इस कारण है इसका, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। गलत बात है भाई। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ औजार मध्य पाषाण काल के हैं, जबकि कृषि नवपाषाण काल में है। तो नवपाषाण काल में तो वहां से हमको नियोलिथिक टूल्स मिले हैं। तो स्टेटमेंट ए तो सही है, बट जो इसका कारण आर है वो फॉल्स है। सही कर दिया? बोले नहीं तुम? ऐसे देखते हैं तो टूट पड़ते हो कि दोनों सही हैं, दोनों व्याख्याएं हो रही हैं, है ना। तो हड़प्पा की बस्तियां हैं और उनकी नदियां हैं। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, और कालीबंगा है सरस्वती नदी के किनारे, और हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। 1 3 2 4। इससे इजी भी क्या आएगा, ये और इजी है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको उपयोग में लाते थे, कताई बुनाई के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। गलत बात है, उनको केवल लोहे का ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। गलत बात है, सेल खड़ी की बनी होती थी। इजी क्वेश्चन है। हाँ मीनू, क्या किया इसमें अपन ने? अरे वाह, इतना फास्ट रिएक्शन कैसे? अभी तो टॉपिक कल ही पढ़ा और कल ही कर दिया। अतीत से आता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैपुल्य सूत्र, महायान सूत्र को वैपुल्य सूत्र कहते हैं। ये महायान धर्म का आगम ग्रंथ है। महायानियों का आगम किसे कहते हैं? वैपुल्य सूत्र को। महायानी कहते हैं कि बुद्ध की जो उपदेश है त्रिपिटक में, उससे ज्यादा डिटेल में बुद्ध ने जो कहा वो हमारे पास है। तो जो बुद्ध की छोटी बातों को ही मानते हैं, मूल बातों को ही मानते हैं, उनको महायानियों ने कहा हीनयानी। और जो बुद्ध के उपदेशों को ज्यादा विस्तारित तौर पे मानते हैं वो है महायानी। तो बुद्ध के विस्तारित उपदेश। हीनयानी केवल पाली को ही मानते हैं, जबकि महायानी पाली के साथ साथ संस्कृत को भी मानते हैं। मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन सही है? गृह निर्माण तरासे गए उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से होता था। ये पहला ही गलत है। लो, घर का निर्माण कच्ची और पक्की ईंटों से होता था। अच्छा, सही पूछा है क्या? क्या बात है। हाँ तो ये भी गलत है। कुलाड़ी, छेनी, छुरियां व मछली पकड़ने के कांटे सब लोहे के बने होते थे। लोहा जानते नहीं थे बेचारे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। अरे यहाँ अब टाइल्स लगी हुई है ना आजकल। अब वो इमारत देखूंगा मैं, अब की बार रिजल्ट आएगा तब।
है ना, OMR सुरक्षित रखनी है तुमको, और फिर वो लाके मेरे को बतानी है। झूठ बोलते रहते हो यहाँ, पता चलेगा फिर मेरे को कि एक्चुअल में तुम्हारे कितने सवाल सही हैं। और यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था, गलत बात है। केवल वो लोहे से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से जो ग्रेट बाथ टब मिला है, जिसे मार्शल ने तत्कालिक दुनिया का आश्चर्य कहा है, उसके नॉर्थ साउथ में क्या है, सीढ़ियां हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में वो है कमरे हैं, उनके बगल में कुआं है पानी की आपूर्ति के लिए। यही है, पक्की ईंटों से बना हुआ है पूरा, लेकिन फर्श में वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम, पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम, ईंटों को किसके जोड़ रखा है, जिप्सम से। तो शायद दुनिया में ये वाटर प्रूफिंग का पहला। ब्राह्मण क्या है, कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध, गलत बात है। बलि संबंधी अनुष्ठानों के पाठ, पीछे बात तो की थी, कहानियों के माध्यम से बताया गया है किसने यज्ञ किया और किसे क्या मिला। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था, मथुरा और कश्मीर में। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था, मथुरा और कश्मीर में। इसी संप्रदाय के तो हैं वसुमित्र, जिन्होंने महाविभास लिखा। कनिष्क के समय यही तो प्रचलित था, यही तो महायानी है। कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है, अब की बार अच्छे से पढ़ेंगे अपन, सही नहीं है ना, गलत पूछ रहा है। वृद्धारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में, सही बात है। उपनिषद दार्शनिक व्याख्याएं हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। सबसे प्राचीन उपनिषदों में से कठोपनिषद भी एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से, सही बात है। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते, गलत बात है। तो डी गलत है, यही किया होगा तुमने। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था, 5, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और, ठीक है, 5 ही प्रतिज्ञा हैं। निशा, प्राचीन भारत में अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है, अष्ट सहस्त्रिका, ठीक है ना, कितनी हजार, 8,000, ठीक है। इनमें वो उपदेश हैं जो महात्मा बुद्ध ने ग्रदकूट पर्वत पर, मगध में, महात्मा बुद्ध ने मगध में ग्रदकूट पर्वत पर सारीपुत्र को, मौद गलयन को, ठीक है ना, और सुभूति को, इनको जो 31 या 32 जो सूत्र बताए थे, उनका संकलन है इनमें। अरे वो लिखना था ग्रदकूट पर्वत पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ऐसे सुन बैठे रहते हैं कि हाँ ग्रदकूट पर्वत पर। ग्रदकूट है वो जो व्रतकूट लिखते हैं अपन। मुनि, पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, उद्गात्री, सामवेद का ज्ञाता, हो गया होगा। और अरे बहुत तेज है एग्जामिनर। पुरुष, आदि पुरुष, जिससे चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, तो 2 3 4, बी सही है, 2 3 4। तो नया पता चला आर्यमान कौन है, विवाह का संरक्षक।
एक नई टर्म्स याद रखना, आर्यमान विवाह का संरक्षण। लो, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर निग्रंथ थे। मकलीपुत्र गोसाल आजीवक था। अजीत केस कंबली भौतिकवादी था। अजीत केस कंबली कौन था? भौतिकवादी था, बौद्ध नहीं था वो। झेलम है वितस्ता, अस्कनीय चिनाब, परुषणी है रावी, परुषणी है रावी, और विपाशा है व्यास। तो 3-1-5-2, 3-1-5-2। देखो, सदी का सबसे इजी सवाल, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली? कब खोजी? 1837 में। कौन था ये? कंपनी की कलकत्ता टकसाल का एस ए मास्टर। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 30। और ये समिति 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभाजित थी। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? डॉक्टर आर शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र पांडुलिपि तंजौर के एक किसान को अपने खेत में मिली थी, ताड़पत्र पर लिखी। वो महान किसान उन ताड़पत्रों को लेके और मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरियन है ये, लाइब्रेरियन है ये, कोई बड़ा आदमी नहीं था, अमर हो गया इतिहास में। तो मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर शाम शास्त्री के पास आ गया और उन्होंने इसे पढ़ा और प्रकाशित कर दिया। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? बताओ। वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। उनके कान लंबे हैं, बाल लंबे हैं, चेहरा पतला और गोल है। वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। अपोलो की तरह दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है? अपोलो की तरह, दिव्य रूप में, पीछे वो प्रभामंडल है। ठीक है। वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, ये गलत बात है। बुद्ध को ध्यान में, पद्मासन में, अभय में, वरद में और धर्मचक्र परिवर्तन में दिखाया गया है। बुद्ध को ध्यान, वरद, पद्मासन तो ये लिखा हुआ, ठीक है, और धर्मचक्र परिवर्तन, और चौथी अभय। तो क्या आएगा? अरे इसमें क्या आएगा? अरे यार, तुम्हारा मेंटली उपचार करने की जरूरत है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा? सदैव लगा हुआ है, हर मूर्ति में अलग अलग दिखाया गया है। सदैव नहीं है वरद मुद्रा में, ऑल टाइम वरद में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवान काल में गौलिक और औलिक क्या था? गांव में सैन्य टुकड़ी का मुखिया था गौलमिक। राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले ग्राम अधिकारी थे। सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाले राजकीय संरक्षक थे, गलत। गांव में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे, गलत। व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थी, गलत। क्या है? गांव का अधिकारी जो एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया होता था, वो क्या कहलाया था? गौलमिक। और इन्होंने अपनी ओर से इसमें होलिक और जोड़ दिया, कोई होता होगा वर्ड, अपने को क्या पता है? गौलिक, गौलमिक। सातवान काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था?
गिल्ड, श्रेणियां, श्रेणियां जिनका मुखिया श्रेष्ठीन कहलाता था, जिनके नियम कायदे श्रेणी धर्म कहलाते थे, जिनका मुख्यालय निगम सभा कहलाता था, जो बैंक की तरह काम करती थी और कई सामाजिक उत्तरदायित्व का काम भी करती थी। लिखा हुआ है ना निगम। श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, या तो श्रेणियों का नियम कायदे, श्रेणी धर्म, या श्रेणियों का मुख्यालय, या श्रेणियों का अध्यक्ष, या फिर वो जो काम करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई? तंजौर, कांची, मदुरई, वज्जी। बताओ, कितना टिपिकल सवाल तुमने सही किया यार, मतलब खुश हो गया मैं। नहीं, इतना टिपिकल सवाल सही कर दिया तुमने कि 3 संगम कहां हुए थे। नहीं, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपलान और वनस पर 2 छत्रप शासन करते थे? कनिष्क प्रथम। निम्नलिखित पे विचार करो। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नेपान को हरा दिया, सही बात है। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को रुद्रदामन ने 2 बार हरा दिया, सही बात है। यज्ञश्री सातकर्णी खुद को एकराट ब्राह्मण कहता था, गलत बात है। एकराट ब्राह्मण खुद को गौतमी पुत्र सतकर्णी कहता था। एकराट ब्राह्मण आगम निलिय और त्रिसमुद्र तोय पितामहान और चतुवर्ण व्यवस्था संरक्षक और सर्व खतीय दपमान मर्दन और वैन कटक स्वामी। एक क्या था? राजा सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? असुघोष तो उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, और वसुमित्र ने त्रिपिटक साहित्य पर महाविभास टीका लिखी। त्रिपिटक साहित्य पर, त्रिपिटक साहित्य पर किस पर है ये? प्राचीन काल का महान, देखो ये व्याकरण ऐसे नहीं लिखते, व्याकरण तो ग्रंथ है, ये होता है व्याकरण, व्याकरण ऐसे ही है। प्राचीन काल का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का, गलत बात। सम्राट अशोक का, गलत बात। सुशर्मण कण्व का, गलत बात। पुष्यमित्र सुंग का। पतंजलि तो कहते हैं कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, पहले की अध्यक्षता मैंने की थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम से पहले लिखे थे? देखा, क्यों याद रखना जरूरी है कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की अंतिम और श्रेष्ठ रचना है? तो नाटक 3 ही है, विक्रम उर्वशी, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी अंतिम और श्रेष्ठ रचना है। ये स्वप्नवास दत्ता किसने लिखा? भास ने। कादम्बरी किसने लिखा? बाण ने, बाण ने। निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया? कहां पर? कैसे पता है? अभी कल ही तो पढ़ा है। उदयगिरी की गुफा में चंद्रगुप्त सेकंड के समय महावराह की मूर्ति अंकित की गई। चलो नहीं पता, देखो हटाते हैं। एलिफेंटा गुफा का नाम ये तो एलिफेंटा थोड़ी नाम है इसका, क्या नाम था इसका? उनको पता होगा जिनका नाम था, अपने को क्या काम है। पुर्तगालियों ने जब यहां हाथी की विशाल मूर्ति देखी तो इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। अब हाथी गुम्फा अभिलेख जो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर जो जैन गुफाएं हैं, खारवेल ने बनवाई थी, कल ही लास्ट टेस्ट में बताया है ना। जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से आता है ना, मतलब कुछ ना कुछ हर बार वहां से पूछ रहे हैं ना जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्फा अभिलेख तो बहुत फेमस हो गई। 2 और गुफाएं जो मैंने बताई, मचान गुफा और रानी गुफा, उनके लिए तैयार रहो बे सब।
एलोरा का गुफा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया। लो हट गया, वो बचा, वैसे ही हट गया। अगर अपने को नहीं भी पता है ना, वैसे तो बहुत फेमस है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय उदयगिरी में विष्णु का वराह अवतार का मूर्ति लगवाई गई। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन हटा सकते हो कि ये 3। अब देखो, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भिलसा, बिलसा विदिशा, है ना, कान्यकुब्ज, कानपुर, प्रतिष्ठान, पैठन, स्थानेश्वर, थानेश्वर। ये कान्यकुब्ज कानपुर नहीं है, क्या है ये? कन्नौज। बताओ। अजंता की गुफा 16 उत्खनित कराने का श्रेय किसे है? अजंता की गुफा 16 किसने बनवाई? अजंता में गुफा 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। ये वाकाटक राजा पृथ्वीसेन, नहीं हरिसेन, हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने बनवाई। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? मेहरौली का लोह स्तंभ चंद्र सेकंड का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त में पहले कौन है? ये हुई ना बात। चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त में पहले कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। नहीं, समुद्रगुप्त के पिताजी कौन थे? है ना? हाँ, ये देखो अब पढ़ेंगे। क्या सोच रहा होगा समुद्रगुप्त वहां बैठ के स्वर्ग में कि मैंने फालतू में ही इस देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त है ना यार, फर्स्ट सेकंड कोई भी हो सकता है। चंद्रगुप्त तो है ही ना कॉमन। ऐहोल अभिलेख हर्षवर्धन के समय पुलकेशन देती है, हर्षवर्धन के समय पुलकेशन देती है। अब मुद्दा आ गया कौन? अपसड़ अभिलेख। अब क्या करना है इसमें? 3 1, ये तो एक से ही हो गया। 3 1 4 2। अब देखो, हर्ष के समय पुलकेशन सेकंड था, तो यहां पे अपन देखते हैं तो कि भाई लास्ट में क्या आएगा? एहोल आएगा। लेकिन अपने को मालूम नहीं है अपसड़ क्या है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध में उत्तर गुप्त शासक हुआ आदित्य सेन। तो आदित्य सेन 650 में शासक बना मगध का। कौन बना? आदित्य सेन 650 में। उसका है अपसड़ अभिलेख। अपसड़ अभिलेख किसका है? आदित्य सेन का। अब क्रम पता चल गया, अब तो तारीखें पता चल गई। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? देखो पिछली बार क्या पूछा था, ये उदिताचार्य किसका शिष्य था, मतलब किस धर्म को दिखाता है। अब की बार पूछा है ये बात किस अभिलेख में लिखी हुई है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का मथुरा स्तंभ अभिलेख हमको पाशुपत धर्म की जानकारी देता है, जिसमें लकुलिस का उल्लेख है। दामोदर पुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम। बंगाल से मिला है ना, किसका है? कुमारगुप्त प्रथम। कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? क्या बात है, कौन सी है? कपूर मंजरी। सेतुबंध किसने लिखा? और गौड़वध किसने लिखा?
तो लिस्ट बुक हैं और उनके लेखक हैं। मृत्सकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। ऋतु संहार किसने लिखा? कालिदास। किरात अर्जुनियम बार। शिशुपाल वध माघ ने। तो 2 1 4 3, ये तो सही होएगा सबका। कथन ए है, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत प्राकृत बोलते थे। क्या बोलते थे? पता चल गया विशेषता क्यों याद रखनी है। एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृत के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत आम लोग बोलते थे ना। हाँ, पेपर में भी ऐसे ही करेंगे अपन, वहां तो सही कर देंगे और फिर ऑप्शन भरते समय। चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार करो। करो भाई विचार। चोल, उर यानी गांव। उर कौन है? गांव। गांव का समूह कुर्रम। कुर्रम का समूह नाडु। नाडु का समूह वलनाडु। वलनाडु या कोट्टम। वलनाडु को कहते हैं कोट्टम, वलनाडु के बाद कोट्टम नहीं आता। और वलनाडु का समूह मंडल, और मंडल को क्या कहते हैं? प्रांत। यही है। ये कह रहा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्या है? तो बड़ा यहां सबसे क्या है? कोट्टम। तो यहां सबसे बड़ा है वलनाडु। यहां सबसे बड़ा क्या है? वलनाडु। और अब आप ऐसे समझो, कोट्टम को यहां कुर्रम पढ़ो। कोट्टम को यहां क्या पढ़ना है? कुर्रम, है ना। मूल क्वेश्चन है ये, टाइपिंग एरर नहीं है। वलनाडु आ गया भाई, दो एक साथ कैसे आएंगी? दोनों एक ही है ना ये तो कोट्टम को क्या पढ़ो? कुर्रम। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? वलनाडु। और सबसे छोटी इकाई क्या है? उर, गांव। तो 3 और 2, कौन से में 3 और 2? अरे कोट्टम, कोट्टम को कुर्रम पढ़ लो ना, हो जाएगा। क्या किया तुमने? पहला कर दिया। पहला ये दोनों एक कैसे कर दोगे? कोई बात नहीं है, तो क्या दिक्कत है? तो जो यूपीएससी में सी सेट का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, वो सालों साल दे रहे हैं। जिनकी नहीं पार पड़ रही है वो आगे छोड़ गए। और जो उसका हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, वो बढ़िया जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रोना कब तक रोगे? धरने पे जो बैठे थे सी सेट के खिलाफ, उन्होंने वहां उसकी, किसी ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने उसकी वो सोया चाप की दुकान खोल ली। हाँ, खोले ना अलग अलग। जिन्होंने एक्सेप्ट किया सी सेट को कि नहीं ऐसे ही ट्रांसलेट होंगे तो होंगे, वो आगे बढ़ गए। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो तुम अकेले बेवकूफ थोड़ी हो, खूब सारे बेवकूफ हैं। लेकिन वलनाडु और कोट्टम एक ही इकाई है ना, उनको कैसे कर दोगे तुम अपने दिमाग से ऊपर नीचे? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? किरात के छद्म वेश में शिव, गंगा अवतार, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन की तपस्या। हम पढ़ते हैं अर्जुन की तपस्या है, गंगा अवतरण है, और वो जुआ निकालते हुए वानर हैं नर्मदा। ठीक है, द्रौपदी चीरहरण नहीं है वहां। क्या नहीं है? किरात के बेस में शिवजी तो हैं। निम्नलिखित किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? श्रीशैल शिवजी का है, मोडेरा सूर्य है, हेलेबिड विष्णु का है, सीकर जीर्ण माता का है। हो गया? ये भी पता होना चाहिए। श्रीशैल शिवजी का है, मोडेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है, हेलेबिड विष्णु का है, बताया ना हेलेबिड, और सीकर में जीर्ण माता है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर, जो एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है, उसका निर्माण आरंभ करवाया था? क्या बात है, अब की बार कैसे सही है?
इस प्रश्न में दो सेंटेंस हैं, कथन 1 और कारण आर। 800 से 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। और उन राजाओं को ऐसे घोषित कर दिया जैसे कि धरती पर अवतार यही है। कारण, इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक विकेंद्रीकरण के कारण, राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय तथा स्थायी शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे। अरे अत्यधिक केंद्रीकरण थोड़ी था, विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइज हो गई व्यवस्था। तो कारण गलत है, तो ए ही सही है। और आर, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, छोड़ दिया, भूलो और माफ कर दिया। चलो फिर ठीक है, ऐसे ही चलते रहो, सही दिशा में हो। बॉलीवुड चेंज करवाना उनसे क्लास।